नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा, आपको बताते चले कल लगातार वो दौरे कर रही हैं और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के साथ वो मुलाकात भी कर रही हैं और इसी के तहत वो अचानक जयपुर पहुंच गई। देर रात तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक कर सुबह फिर से दिल्ली लौट गई हैं, तो वहीं इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बताते चले कि कुमारी शैलजा की जयपुर यात्रा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सीएम आवास पर मुलाकात ने फिर से राजस्थान कांग्रेस में सियासी सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ा दी हैं। खास तौर पर कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा को अचानक इस तरीके से गोपनीय तौर पर जयपुर आकर अशोक गहलोत से आखिर मिलना क्यों पड़ा। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की कवायद के बीच कुमारी शैलजा सोनिया गांधी का कोई खास संदेश लेकर जयपुर पहुंची। इसके पीछे कई कयास हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अजय माकन ने रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी, उसमें राजस्थान मिशन 2023 पर काम किए जाने को लेकर कई सुझाव दिए गए। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में सियासी सरगर्मियां किस तरीके से बढ़ चुकी हैं। नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को हटाया जाएगा। इस वक्त की जो आप ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, आपको बताते चले नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। राजस्थान की सियासत में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है क्योंकि लगातार कांग्रेस में उलटफेर देखने को मिल रहा है। पायलट कैंप के विधायकों को भी शामिल किया जाएगा। जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्तियां भी की जाएंगी क्योंकि लगातार अब आगामी चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। राजस्थान में विधायकों को केवल मंत्रिमंडल और संसदीय सचिव बनाया जाएगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की सलाह जो है वो भी दे दी गई है। नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को हटा दिया जाएगा और मिशन 2023 से जो जुड़ी सलाह है माकन की रिपोर्ट में, वो आपके ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। राजस्थान पायलट कैंप के विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, ऐसी जानकारी जो है सामने निकल के आ रही है कि माकन ने अपनी रिपोर्ट में ये गोपनीय बातें जो है वो लिखी थी और इससे सीधा जो है टारगेट 2023 को किया जा रहा है क्योंकि 2023 में चुनाव है। राजस्थान में मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की सलाह पर आपको बता चले पहले माकन और उसके बाद कुमारी शैलजा, जिनको हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है, वो दौरा कर रही हैं। तो यूपी में अगले साल विधानसभा का चुनाव है और इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने मुलायम सिंह से मुलाकात कर ली है। मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मुलाकात करने के बाद ट्विटर पर तस्वीर शेयर की। इस मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। लालू यादव के ट्वीट से लग रहा है कि मुलाकात के दौरान राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की गई। लालू यादव ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा, देश के वरिष्ठतम समाजवादी साथी आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। खेत खलिहान और इसके साथ साथ गैर बराबरी, अशिक्षा, किसानों, गरीबों और बेरोजगारों के लिए हमारी साझी चिंताएं हैं और लड़ाई भी। आज देश को पूंजीवाद और सांप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता और समाजवाद की अत्यंत आवश्यकता है। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में फूट पड़ने की संभावना अब तेज हो चली है। बिहार में बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बनाने वाली विकासशील इंसान पार्टी के बाद अब जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने भी यूपी में दस्तक दे दी। हम पार्टी के नेता और बिहार सरकार में एससी, एसटी और लोक जल संसाधन मंत्री संतोष मांझी रविवार को लखनऊ पहुंच गए थे। बताते चले कि संतोष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं। यहां उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी भी यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इससे पहले वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। शनिवार को ही केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यूपी चुनाव के लिए बीजेपी से 8 से 10 सीटें देने की मांग की थी। तो पिछले एक सप्ताह से प्रदेश में मानसून की मेहरबानी ऐसी बनी हुई है कि अब राजस्थान में शिमला जैसी मीठी ठंडक का सभी को एहसास होने लगा। बीते 3 दिनों से राजस्थान के करीब सभी हिस्सों में हो रही झमाझम बारिश ने अब राजस्थान को भीषण गर्मी और उमस से राहत फिलहाल के लिए दिला दी। झमाझम बारिश ने अब प्रदेश को एक खुशखबरी दी है कि राजस्थान में औसत के मुकाबले ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। बीते 15 दिन पहले राजस्थान में औसत मानसून के मुकाबले करीब 25% तक कम बारिश दर्ज
दर्ज की गई थी, लेकिन बीते एक सप्ताह से हो रही झमाझम बारिश में अब राजस्थान को राहत दी गई। अब प्रदेश में औसत से अच्छी बारिश दर्ज की गई है। 1 जून से 2 अगस्त 2021 तक प्रदेश में मानसून की बात की जाए तो अब तक पूरे राजस्थान में लगभग 216.9 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है। मौसम की बात करेंगे। भारी बारिश के चलते देश में हाहाकार का माहौल है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। बताते चले कि दिल्ली में लगातार बारिश के चलते यमुना उफान पर आ चुकी है और कई इलाकों में पानी भर चुका है। इसी बीच मौसम विभाग ने ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, नीमच और मंदसौर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने बताया है कि इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजधानी बारिश में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। ज्यादातर जिलों की नदियां उफान पर हैं। रीवा में 300 परिवारों को राहत कैंपों में भेजा गया है। भिंड, श्योपुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। रीवा के पास सुहागी पहाड़ में भूस्खलन है। पहाड़ की चट्टानें नेशनल हाईवे 30 में आकर गिर रही हैं। तो संसद के मौजूदा मानसून सत्र में भारी हंगामा हो रहा है। खासकर पेगासस जासूसी विवाद और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को पूरी तरीके से घेर रहा है। संसद में हंगामा हो रहा है, जिसके चलते कार्रवाई ठीक से नहीं चल पा रही। अब खबर यह आ रही है कि विपक्ष संसद के बाहर समानांतर संसद सत्र चलाने के मूड में है। विपक्ष से जुड़े सूत्रों से इस तरह के प्रस्ताव की जानकारी मिली। सबसे अहम बात यह है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ मीटिंग में की जाएगी। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता को कल लगभग 9:30 बजे के आसपास दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 9:30 बजे मंगलवार को बुला लिया है। यहाँ दोनों सदनों के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स को भी बुलाया गया है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि बताया भी जा रहा है कि संसद में आगे की रणनीति और विपक्ष को एकजुट करने की और राहुल गांधी ने ये पहल जो है वो की है। तो सीबीएसई बोर्ड समेत देश के ज्यादातर राज्य बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी कर चुके हैं। इसके साथ ही 2 अगस्त से दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में कमेटी ने बताया है कि डीयू में एडमिशन को लेकर इस बार भी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। एडमिशन कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर राजीव गुप्ता ने कहा है कि हम यह उम्मीद करते हैं कि जो पास से परसेंटेजेस ज़्यादा हुई हैं उसका कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। प्रोफेसर राजीव गुप्ता ने बताया है कि डीयू में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 31 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद तकरीबन 7 से 8 दिन बाद यूनिवर्सिटी पहली लिस्ट जारी करेगी। पहली कट ऑफ लिस्ट 8 सितंबर के आसपास तक आ जाएगी और सितंबर के आखिरी तक पूरी प्रक्रिया संपन्न होने की संभावना है। हालांकि कोशिश यही रहेगी कि 5 कट ऑफ लिस्ट के जरिए पूरी एडमिशन प्रक्रिया शुरू की जाए। कुछ सीटें खाली बचती हैं तो उसके बाद स्पेशल कट ऑफ लिस्ट निकाली जाएगी। इसके अलावा एडमिशन टेस्ट करवाने के लिए 2 सेंटर और बढ़ाए गए हैं, जो कि मेघालय के शिलांग और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ की गई। इस एयरपोर्ट का संचालन अब अडानी ग्रुप के हाथ में है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर लगा अडानी एयरपोर्ट के बोर्ड को नुकसान पहुंचाया और इसी के साथ साथ शिवसेना का यह भी आरोप है कि पहले एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर अडानी एयरपोर्ट का बोर्ड लगा है। ऐसे में यह सहन नहीं किया जा सकता। बता दें कि अडानी समूह की ओर से पिछले कुछ सालों में एविएशन सेक्टर में बड़ा निवेश किया गया। देश के कई बड़े एयरपोर्ट का संचालन अब अडानी समूह के पास है। जुलाई में ही मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन पूरी तरीके से अडानी समूह के पास आ गया था। खुद गौतम अडानी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी जो है वो साझा की थी। तो वहीं विपक्ष द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। देश के कई एयरपोर्ट्स का संचालन अब अडानी समूह के पास है। कांग्रेस समेत अन्य कई विपक्षी दलों ने इस मसले पर कई बार सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। तो
तो बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इन दिनों बुरे समय से गुजर रही हैं। शिल्पा के पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में जेल में हैं। ऐसे में शिल्पा शेट्टी पर कई आरोप लग चुके हैं। उन्हें लेकर कई अफवाहें भी उड़ रही हैं सोशल मीडिया पर। अब शिल्पा ने इन सभी बातों को साथ साथ अपनी ट्रोलिंग को लेकर भी बयान जारी किया। इसमें उन्होंने सभी को संदेश दिया है कि वह अभी चुप हैं और आगे भी चुप रहेंगी और समय के साथ सभी के सामने सच आ जाएगा। शिल्पा ने लंबे नोट में लिखा, हाँ, पिछले कुछ दिनों तक हर तरफ से मुश्किलें भरे रहे हैं और कई अफवाहें और आरोप हम पर लगते रहे हैं। मीडिया और मेरे शुभचिंतकों ने मेरे बारे में कई बातें कही। मुझे ही नहीं बल्कि मेरे परिवार को भी ट्रोल किया जा रहा है और हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरा स्टैंड है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा और मैं इस मामले में आगे भी चुप्पी साधे रहने वाली हूँ। तो मेरे नाम पर झूठी बातें ना बनाएं।